Hello students, I am Raman Sethi and now we are going to start chapter number 8, that is motion of 9th class. तो मोशन चैप्टर का नाम है मोशन। तो सबसे पहले मोशन की डेफिनेशन से शुरू करते हैं कि मोशन होता क्या है, व्हाट इज मोशन। तो मोशन की डेफिनेशन है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अगर चेंज होता है, अगर मैं अभी इस टाइम इस जगह पे खड़ा हूँ और थोड़ी देर बाद मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, तो वो क्या होगा, टाइम के साथ साथ मेरी पोजीशन चेंज हो गई, तो क्या मैं मोशन में आ गया। इसी तरह से अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग भी पोजीशन में चेंज आता है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और थोड़ी देर बाद वो इस पोजीशन में चला गया, एक तो ये तो टाइम के अकॉर्डिंग पोजीशन में चेंज आया, और उसके सराउंडिंग में मान लो कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था, ए ऑब्जेक्ट था, इस ए ऑब्जेक्ट से इसकी डिस्टेंस जो थी पहले ये डिस्टेंस थी, मान लिया ये डिस्टेंस थी 5 मीटर। अब उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन चेंज होने के बाद वो इस जगह से यहाँ पर आ गया, तो मान लो पोजीशन चेंज होगी 10 मीटर। तो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जो सराउंडिंग में ये ऑब्जेक्ट था, जो इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में भी इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम पोजीशन का चेंज होना क्या कहलाता है, मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, जिस जगह पे है उसी जगह पे पड़ा रहेगा, तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो यानी कि रेस्ट में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग। सो हम मोशन को परसीव कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि किसी चीज में मोशन हो रहा है। तो मोशन को परसीव करने के दो ऑप्शन है हमारे पास। एक डायरेक्ट एविडेंस, भी हम चीजों की पोजीशन को, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज होता हुआ देखते हैं अपनी सराउंडिंग के अंदर, तो उसे हमें वो क्या है, डायरेक्ट एविडेंस है, कि हमें ऑब्जेक्ट को देखकर पता चल गया कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो क्या है, मोशन में है। लेकिन कई बार हमें ऑब्जेक्ट खुद मूव करता हुआ नजर नहीं आता, जिस तरह से हम एयर की बात करें तो एयर हमें विजिबल नहीं होती, तो हम ये एयर को देख के नहीं बता सकते कि एयर जा रही है, एयर मूव कर रही है। तो फिर एयर का मोशन हमें कैसे पता चलता है, उसके लिए हमारे पास इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो इनडायरेक्ट एविडेंस क्या, कि हमें पेड़ पौधों के पत्ते हिलते नजर आते हैं, हमारे कपड़े टंगे हुए बाहर हवा के अंदर मूव करते हुए नजर आते हैं, तो वो क्या इनडायरेक्ट एविडेंस है, जो हमें ये प्रूव करवाते हैं कि जो एयर है वो भी मोशन के अंदर है। तो ये इनडायरेक्ट एविडेंस होगी मोशन को परसीव करने की। तो मोशन को परसीव करने के हमारे पास दो मेथड होगी, डायरेक्ट एविडेंस एंड दूसरा इनडायरेक्ट एविडेंस। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स, कि मोशन और रेस्ट जो है हमेशा रिलेटिव टर्म्स होती है। अब रिलेटिव टर्म्स का मीनिंग क्या है, कि जो सेम ऑब्जेक्ट है, कि सेम ऑब्जेक्ट किसी एक पर्सन के लिए हो सकता है कि मोशन में हो, और दूसरे पर्सन के लिए हो सकता है कि वो रेस्ट में हो। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कि मोशन और रेस्ट जो है वो रिलेटिव टर्म्स हैं। तो कैसे, इसका एग्जांपल आपको देता हूं कि जब हम किसी बस में, किसी व्हीकल में या किसी ट्रेन में ट्रेवल करते हैं, तो बस या ट्रेन के आउटसाइडर जो ट्रीज हैं या आउटसाइड में जो लोग खड़े हैं वो हमें मूव करते हुए नजर आते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। तो हमारी व्हीकल से हमें बाहर वाली चीजें मोशन में नजर आ रही है, हमारे से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करती हुई नजर आ रही है। और जो हम अपनी बस में बैठे हैं, तो हमारे पास जो सराउंडिंग में जो आसपास लोग बस में और बैठे हैं, तो वो हमें क्या लगते हैं कि वो रेस्ट में है। तो हमारे साथ जो पैसेंजर मूव कर रहे हैं वो हमें रेस्ट में फील होते हैं, और बाहर वाले ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमें मोशन में फील होते हैं। और इसी प्रकार अगर कोई पर्सन बस के बाहर खड़ा है और वो मूव करती हुई बस को देखता है, तो वो क्या देखेगा कि हमें और हमारे साथ जो और हमारे फेलो पैसेंजर्स हैं उनको मोशन में देखेगा, और साथ उसके आसपास जो बाहर के पेड़ पौधे हैं, जो आसपास लोग खड़े हैं, वो उसको रेस्ट में नजर आएंगे। तो सेम चीज किसी एक पर्सन के लिए मोशन में है, दूसरे पर्सन के लिए रेस्ट में है। तो यानी कि मोशन और रेस्ट कभी भी फिक्स नहीं होते, मोशन और रेस्ट हमेशा रिलेटिव होते हैं। इसी तरह से हम और एग्जाम्पल की बात करते हैं कि अगर हम अर्थ पे खड़े होगी, अर्थ के सरफेस से हम स्टार्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें स्टार्स की पोजीशन चेंज होती नजर आती है, हम कहते हैं कि स्टार मोशन में है। हमें सन की पोजीशन चेंज होती नजर आती है, हम कहते हैं कि सन मोशन में है, मून मोशन में है। और हमारी अर्थ पे जो चीजें हैं, बिल्डिंग्स है, वो हमें रेस्ट में नजर आती है। लेकिन अगर हम अर्थ के सरफेस से बाहर जाके देखें, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चले जाएं, स्पेस में जाकर हम अर्थ को ऑब्जर्व करें, तो हमें क्या फील होगा कि अर्थ मोशन में है और जो सन और स्टार है वो रेस्ट पे हैं। तो यानी कि ये भी एक सेकंड एग्जांपल हो गया हमारे पास, जो ये प्रूव कर रहा है कि मोशन और रेस्ट जो है क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं।
अच्छा, अब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना हो तो हम कैसे लोकेट करते हैं? हाउ टू लोकेट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, आपको बताऊं कि मेरा घर 5 किलोमीटर है, तो इस बात की कोई सेंस बनती है या नहीं बनती? कोई सेंस नहीं बनती इस बात की। क्यों नहीं बनती? क्योंकि मैंने ये तो बताया ही नहीं कि कहां से दूर है। तो यानी कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें बतानी है, तो किस से कितनी दूर है वो ऑब्जेक्ट, वो पॉइंट भी हमें साथ में बताना पड़ेगा। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन, यानी कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमें लोकेट करना है तो उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बताना पड़ेगा। तो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन क्या होता है? इट इज ए फिक्स पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब। ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अकॉर्डिंग किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताया जाता है। अगर मैं बोलूं कि मेरा घर बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर है, या रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर है, या मेरे स्कूल से 5 किलोमीटर दूर है, तो उस बात की कोई सेंस बनती है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा घर बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर है, तो बस स्टैंड क्या हो जाएगा? रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन लोकेट करने के लिए हम अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा सेम ही होगा, रेफरेंस पॉइंट अलग अलग भी हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि मेरा घर बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर है, रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर है, स्कूल से 10 किलोमीटर दूर है। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स में अलग अलग रेफरेंस पॉइंट चूज किया है हमने। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए रेफरेंस पॉइंट मैंडेटरी है, रेफरेंस पॉइंट बताना जरूरी है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस क्या होती है? इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, या फिर ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो वो स्ट्रेट पहले यहां जाता है 5 किलोमीटर मान लीजिए, फिर उसके बाद वो इस तरफ टर्न करता है और यहां चलता है 2 किलोमीटर। तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? 5 इधर से और 2 इधर से, तो 5 + 2 7 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली ऑब्जेक्ट ने। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम एसआई यूनिट जो यूज करते हैं वो क्या होते हैं? एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स, वो क्या होंगी? मीटर, शॉर्ट में हम ले लेते हैं। और बिगर यूनिट किलोमीटर भी ले सकते हैं हम। फिर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर भी यूनिट यूज करते हैं डिस्टेंस का। और स्मॉलर यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है। तो ये अलग अलग जो है डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है? एसआई यूनिट क्या है? मीटर। तो ये हमारा एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस हो गया। हमारा नेक्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। और इसको आप एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हो। इट इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस
स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर ये एग्जांपल हम पहले वाला जो डिस्टेंस में दिया था वो एग्जांपल अगर दोबारा लेके चलें तो यहां से क्या था कि 5 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया था और उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में 2 किलोमीटर चल गया था ऑब्जेक्ट। तो हमने डिस्टेंस की बात करी थी, तो डिस्टेंस कितनी थी 5 + 2 7 किलोमीटर डिस्टेंस थी। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को हमने डिफाइन किया है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो वो दो पॉइंट कौन कौन से होंगे, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, दैट इज इनिशियल पॉइंट फ्रॉम वेयर द मोशन हैज स्टार्टेड एंड द फाइनल पॉइंट वेयर द मोशन हैज स्टॉप्ड। सो द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, राइट एंगल पे हैं दोनों डिस्टेंसेस। तो अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट AB क्या होगी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के अगर हम AB की वैल्यू निकालें तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर इज 4, तो 29 और इसके ऊपर रूट भी लगेगा 29 रूट ऑफ 29 इज मीटर इज और वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसके लिए हमें ये मेजर नहीं करना पड़ता कि एक्चुअल में ऑब्जेक्ट किस रास्ते से ट्रेवल करके आया है, तो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल पाथ से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ स्ट्रेट पाथ से मतलब है, वो क्या होती है डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअली जो पाथ ट्रेवल किया होगा वो क्या होती है डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट भी डिस्टेंस की तरह ही सेम है, मीटर। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बताने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। एक चीज और जान लीजिए कि जो डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर और वेक्टर क्या चीज होते हैं, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। अब मैग्नीट्यूड बोलो चाहे वैल्यू बोलो तो वो क्या है डिस्टेंस, जिसका ओनली मैग्नीट्यूड होगा उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलते हैं, जिस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे तो क्या होगा, वो वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम ये मेंशन नहीं करते कि कोई ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर ईस्ट गया है, वेस्ट गया है, नॉर्थ गया है, साउथ गया है, लेफ्ट टू राइट गया है, टॉप टू बॉटम गया है, ऐसा कुछ कंसीडर नहीं करते। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हम साथ में डायरेक्शन भी मेंशन करते हैं। हमें ये बताना पड़ता है कि 5 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स बॉटम, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स अपवर्ड, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, 5 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट। तो हमें ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी वैल्यू के साथ साथ हमें क्या बताना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो एक डिस्टेंस स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। एक डिफरेंस तुम्हारे पास ये हो जाएगा दोनों में। नेक्स्ट, अब अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं 3 पॉइंट कंसीडर करता हूं। एक ये स्ट्रेट लाइन बनाई मैंने, इसके 3 इक्वल पार्ट्स कर दिए। यहां पर लिखा मैंने O, इधर लिखा A, इधर लिखा B, इधर लिखा C। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं एक दूसरे से 5-5 मीटर के गैप पर हैं। तो अब अगर कोई ऑब्जेक्ट A पॉइंट से स्टार्ट होता है, A पॉइंट से स्टार्ट होके पहले वो C पॉइंट की तरफ गया,
तो उस केस में क्या होगा, ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ए से शुरू होकर सी तक गया तो उसकी इसमें डिस्टेंस कितनी होगी, 5 + 5 10, यानी कि ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ए बी भी 5 है और बी सी भी 5 है, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 10 मीटर। और अगर इसी केस में मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी, इस केस में भी ए से लेकर सी तक का मेरा स्ट्रेट पाथ बनता है, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट सी है, तो इसमें भी मेरी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एसी होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एसी होगी और वो कितनी होगी 10 मीटर की इक्वल होगी। यानी कि इस केस में जब हम ए से सी की तरफ मूव कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू भी 10 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी 10 मीटर है। लेकिन अगर मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं कि अगर मैं ये बोलूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ गया और सी से रिटर्न आ गया ए पे, डिस्टेंस, ये तो फर्स्ट केस था, सेकंड केस लेके चलते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी एंड देन रिटर्न टू ए। जब कोई ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ गया और सी से वापस ए पे आ गया, उस केस में डिस्टेंस कितनी होगी, पहले ए से लेके सी तक जाने का रास्ता और सी से वापस ए पे आने का रास्ता, तो 10 मीटर जाने के और 10 मीटर वापस आने के, दोनों को मिला के कितना हो गया 20 मीटर हो गया। तो इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू तो आई 20 मीटर। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू की बात करें तो क्या डिस्प्लेसमेंट भी 20 होगा, तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, उसका रीजन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू सी एंड देन रिटर्न टू ए, ये सारा केस हम सेम ले लिया, बस डिस्टेंस की जगह पे हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। अब डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन रिमाइंड करो, क्या था कि मैंने बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब ऑब्जेक्ट हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था, ए से हुआ था और वापस आके टर्मिनेट कहां पे हुआ है, ए पर ही हुआ है, क्योंकि ए से चल के सी पे गया और सी से वापस ए पर आ गया। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करके एक दूसरे के ऊपर मीट कर गए, तो उस केस में क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट भी ए है और एंडिंग पॉइंट भी ए है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 0 मीटर। अब देखो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट मोशन में है फिर भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आ रही है 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 0 आ गई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, अगर ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उस केस में भी 0 हो सकती है। देन एक थर्ड केस हो लेते हैं। और मान लो मैं बोलता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ जाता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फिर सी से रिटर्न जर्नी करता है ओ तक। तो अब इस केस में देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आता है। डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम ए टू सी एंड देन फ्रॉम सी टू ओ। जब कोई ऑब्जेक्ट ए से सी की तरफ गया और सी से वापस ओ की तरफ आ गया, सी से ओ तक आ गया, तो उस केस में डिस्टेंस कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो हमने ए से बी की तरफ, ए से सी की तरफ गया तो ए से सी की तरफ 5 + 5 10 मीटर तो इस तरफ की हो गई, और जब रिटर्न आया तो रिटर्न के टाइम पे 5 + 5 + 5 कितने हो गए 15, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर और देन रिवर्स डायरेक्शन में 15 मीटर। तो मैंने बोला था आपको कि डिस्टेंस जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी में हमें क्या देखना पड़ता है कि डायरेक्शन भी कंसीडर करनी पड़ती है। तो डिस्टेंस तो क्या होगी 10 मीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन की और 15 मीटर बैक डायरेक्शन की, तो टोटल कितना हो गया 25 मीटर। लेकिन इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी होगी, इसी कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करके चलें और राइट टू लेफ्ट की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर करके चलें, तो इस केस में क्या होगा हमारे पास ए से सी की तरफ प्लस सी से ओ की तरफ। अब ए से सी की तरफ हमारे पास क्या है कि +10 + के 10 मीटर और प्लस
रिवर्स डायरेक्शन में क्या हमारे पास माइनस के 15, 10 मीटर प्लस ब्रैकेट में लिखो माइनस का 15, तो ऐड करके कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5 मीटर। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास नेगेटिव में भी आ गई। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए और डिस्टेंस में वही ये 3 एग्जांपल मैंने आपको बताया, तीनों से आपको क्या डिफरेंस समझ आए कि यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इक्वल आ रही थी। सेकंड केस में डिस्टेंस की वैल्यू 20 आई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आई, यानी कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। और या फिर ये भी कह सकते हो कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है लार्ज आई थी। और थर्ड केस के अंदर हमने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव में आई और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू नेगेटिव में आई। तो जितने भी हमने 3 एग्जांपल करे उन तीनों एग्जांपल्स के अंदर हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, डिस्टेंस को इक्वल भी हो सकता है और डिस्टेंस से लेस भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास डिफरेंस बन गए। तो जितने भी एग्जांपल लेकर हमने अलग अलग डिफरेंस समझने की कोशिश करी, तो इन सारी चीजों को हम अब एक टेबल की फॉर्म में डिफरेंस के तौर पे लर्न करते हैं। मैं आपको दोनों में डिफरेंस लिखवा देता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो वो क्या होगी, डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टेबल बनाते हैं, यहां पर लिखते हैं डिस्टेंस और इधर लिखा डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट डिफरेंस तो क्या लिखोगी, डेफिनेशन लिख लो दोनों की, डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, या फिर ये भी लिख सकते हो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। देन सेकंड डिफरेंस आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर क्वांटिटी है। तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। देन थर्ड डिफरेंस क्या लिख सकते हैं हम कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। इट कैन नॉट बी 0 या इट कैन नेवर बी 0, इट कैन नेवर बी 0। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, इट कैन बी 0। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे कि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगी और डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो सकती है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और डिफरेंस क्या बनता है कि जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट के या तो इक्वल होगी या फिर डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर होगी। तो डिस्टेंस में क्या लिखोगे, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखोगे, इसका रिवर्स हो जाएगा, इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है
वो हमेशा वो कोई यूनिक पॉइंट नहीं होता, इट इज नॉट ए यूनिक पॉइंट, यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, but displacement is always, it is always a unique point path between two points. अब इस पॉइंट का मीनिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर मेरे पास दो पॉइंट हैं ए और बी, अब मेरे पास ए से बी तक जाने के कितने भी रास्ते हो सकते हैं, मैं यहां से भी जा सकता हूं, मैं स्ट्रेट ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं, ऐसे भी जा सकता हूं। तो मेरे पास ए से बी तक पहुंचने के कितने मर्जी रास्ते चूज कर सकता हूं मैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि डिस्टेंस जो है वो यूनिक पाथ नहीं है बिटवीन टू पॉइंट्स, ए और बी पॉइंट के बीच के यूनिक रास्ता नहीं है डिस्टेंस। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमेशा यूनिक पाथ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि दो पॉइंट्स के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ए से लेके बी तक की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगी वो तो क्या होगी, वो हमेशा यही होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज अ यूनिक पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। तो ये हमारे पास 6 डिफरेंसेस बन गए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस हमारे पास अब कवर हो गए हैं। तो आज की क्लास हम यहीं तक खत्म करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आए होंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।